मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। बेटा, हम लोग यहाँ पे आज एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड का पूरा कंसेप्ट जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, सब कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कशन हो उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अन अकेडमी पे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए कॉम्बो चल रहा है, और वो जो कॉम्बो है उस कॉम्बो में बम्पर, इनफैक्ट बम्पर ऑफर चल रहा है। और इस बम्पर ऑफर में अगर आप 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे बच्चे यहां तक हम लोग क्लास 1 कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आर क्लास नंबर 2। और क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने क्या क्या करना है? क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कशन करना है सिर्फ एक टॉपिक का। कौन सा एक टॉपिक है जी? हमारा एक टॉपिक है सिर्फ, वो है डीम्ड डिविडेंड्स। डीम्ड डिविडेंड्स जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे, डीम्ड डिविडेंड जैसा ही हमारा कंप्लीट होगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे किस चीज का? हम लोग डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज का। और एमसीक्यूज कंप्लीट करने के बाद हमारा ये वाला चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए। पक्की बात है, इस एग्जाम से डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमेशा ऐसा ही होता है, नए अमेंडमेंट्स हमेशा पूछे जाते हैं, और मैंने यहां पे आपके साथ सारे के सारे नए अमेंडमेंट्स को कवर कर दिया है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। डीम्ड डिविडेंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से मेरे बेटा। डीम्ड डिविडेंड का टॉपिक क्यों आया, क्या है ये टॉपिक? देखो, एक तो सीधा साधा सा तरीका ये बनता है कि शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस शेयर होल्डर को अब पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से कुछ ना कुछ रिटर्न्स चाहिए, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चाहिए। तो शेयर होल्डर को जब अपने पैसे के ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं तो उन रिटर्न्स को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। नो इश्यूज एट ऑल। अब दैट मीन्स डिविडेंड इज जस्ट काइंड ऑफ अ राइट दैट एवरी शेयर होल्डर हैज अपॉन अ कंपनी, दैट द कंपनी शुड गिव हिम द डिविडेंड। दो प्राइमरली कहीं पे कानून में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाँ सबकी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी डिविडेंड ना देके डिविडेंड के बदले में कुछ और चीजें शेयर होल्डर को दे देती है। डिविडेंड में तो पैसा देना है, पैसा ना देके कुछ और दे दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कुछ और क्या दे दिया जाए? तो भाई कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी के एसेट्स दे दिए, या फिर कंपनी ने डिबेंचर दे दिए कि साहब चलो ऐसा है, हम आपको पैसा तो नहीं दे रहे डिविडेंड का, लेकिन उसकी वैल्यू के बदले के आप हमसे डिबेंचर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अगर कंपनी डिविडेंड ना देके डिविडेंड के बदले में कुछ और दे दे तो उसको भी डिविडेंड मान लिया जाएगा। यहां पे मैं कह रहा हूं डिविडेंड मान लिया जाएगा, क्योंकि डिविडेंड मान लिया जाएगा इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे डीम्ड डिविडेंड। तो आइए डीम्ड डिविडेंड की ये क्लास को हम लोग टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें। डीम्ड डिविडेंड का टॉपिक आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं यहां पे आपके लिए लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। देर आर फ्यू सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ गिनी चुनी से सिचुएशंस है, 5 है। देर आर फ्यू सिचुएशंस वेयर company is not giving monetary dividend, but company is giving some assets
एटसेट्रा in lieu of डिविडेंड। अच्छा, ये जो मैंने वर्ड लिखा इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कंपनी ने पैसा ना देके पैसे के बदले में, पैसा ना देके पैसे के बदले में डिविडेंड दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, पैसा ना देके पैसे के बदले में डिविडेंड दिया या एसेट दिया, पैसे के बदले में एसेट दिया। तो ये जो पैसे के बदले में एसेट दिया जा रहा है, उस एसेट को हम लोग बोलेंगे कि वो डीम्ड डिविडेंड है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ एसेट्स एटसेट्रा shall be deemed to be dividend, shall be deemed to be dividend. We have 5 situations, of such deemed dividend. ऐसे डीम्ड डिविडेंड की कितनी सिचुएशंस हैं हमारे पास? ऐसे डीम्ड डिविडेंड की 5 सिचुएशंस हैं हमारे पास, 5। अब ये 5 सिचुएशन कौन कौन सी हैं? आइए जरा जल्दी जल्दी से हम लोग स्टार्ट करें। सिचुएशन नंबर 1, इसको जल्दी जल्दी से स्टार्ट करें। दिस इज आवर सिचुएशन नंबर 1। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। लिखता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ assets by company, distribution of assets by company to its shareholders। अगर कंपनी अपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाए, किसी शेयर होल्डर को, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सिर्फ हंसी मजाक में एग्जाम्पल है, किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड ना देके एयर कंडीशन दे दिया, कंपनी का एयर कंडीशन, ऐसा नहीं बाजार से खरीद के दिया, वो नहीं, कंपनी का एयर कंडीशन जो कंपनी की बैलेंस शीट में है वो दे दिया। किसी को ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स है उनको बिल्डिंग दे दी, किसी को कंपनी का कोई और एसेट दे दिया, किसी को कंपनी का कोई और एसेट दे दिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। कंपनी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द डिविडेंड इन मनी टर्म्स। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना है, और सेक्शन लिख देना, इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए। सिचुएशन 1, डीम्ड डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। आइए जरा जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, मैं पहले आपको इसका एक बेसिक्स वो दे देता हूं, एक जिसे कहते हैं फ्लो चार्ट टाइप से बना देता हूं। मान लीजिए मेरी कंपनी है जीजीसी लिमिटेड, मान लेते हैं ऐसा, और मेरी कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स कैन बी इक्विटी, कैन बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंपनी के एसेट्स वर्थ 50 लाख रुपीस मैंने शेयर होल्डर को दे दिया। तो कंपनी एसेट्स दे रही है वर्थ 50 लाख रुपीस टू शेयर होल्डर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। भाई डिविडेंड मॉनिटरी ना लो हमसे हमारे बदले में एसेट्स ले लो। सो दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप ध्यान से मेरे साथ साथ में लिखते चलिए, पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of assets is regarded as, the act of distribution of dividends is regarded as deemed dividend। याद रखना, जो डीम्ड डिविडेंड है वो बेसिकली वो उस एक्टिविटी को कह रहे हैं, उस एक्ट को कह रहे हैं, ये डीम्ड डिविडेंड है। पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है
दैट वैल्यू ऑफ डीडी, डीडी का मतलब है ड्यू डिविडेंड, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ ड्यू डिविडेंड विल बी इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए उन एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी एसेट्स की मार्केट वैल्यू है, दैट मार्केट वैल्यू विल बी रिगार्डेड एज अ डीम्ड डिविडेंड। फेयर इनफ, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग आएंगे पॉइंट नंबर 3। साहब शेयर होल्डर कौन सा हो सकता है? शेयर होल्डर हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो दोनों प्रकार के शेयर होल्डर्स को कवर किया, इक्विटी को भी कवर किया, प्रेफरेंस को भी कवर किया। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल किसके लिए होगा? डीम्ड डिविडेंड इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज फॉर शेयर होल्डर एंड नॉट फॉर कंपनी। कंपनी के लिए आपने कुछ नहीं करना, इट विल बी टैक्सेबल फॉर द शेयर होल्डर। एक काम करते हैं, ये जो लाइन लिखी है नॉट फॉर द कंपनी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इट विल बी टैक्सेबल फॉर द शेयर होल्डर एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, एज सिंपल एज दैट। अब यहां पे एक बात आ गई कि साहब डीम्ड डिविडेंड होगा कितना? डीम्ड डिविडेंड होगा कितना? ऊपर आपने लिखा था ना डीम्ड डिविडेंड इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा रीडिजाइन कर देता हूं। मैं इसे थोड़ा सा रीडिजाइन कर रहा हूं। ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसको मैंने यहां से हटाया, पॉइंट नंबर 3 को 2 कर देते हैं। ये वाले पॉइंट्स मैं चेंज कर रहा हूं। आप पॉइंट नंबर 2 अगर लिख चुके हैं तो कट कर दीजिएगा एंड यहां पे इसको बनाइए पॉइंट नंबर 2 शेयर होल्डर वाले को, पॉइंट नंबर 3 बनाइए डीम्ड डिविडेंड वाले को, और अब पॉइंट नंबर 4 मैं लिख रहा हूं। जो पॉइंट नंबर 2 था उसी को मैं थोड़ा सा रीफ्रेम करके पॉइंट नंबर 4 बना के लिख रहा हूं। वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड इज लोअर ऑफ। अब डीम्ड डिविडेंड कितना होगा? मैंने लोअर लिखा, लोअर ऑफ किस किस का लोअर? पॉइंट ए, द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉइंट ए। पॉइंट बी में अगर आ जाए तो हमारे पास आएगा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स, accumulated profits plus capitalized profits of the company। तो मैं अब इसके बाद ये पूरा नहीं बोलूंगा, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा दैट इज एपी प्लस सीपी। एपी स्टैंड्स फॉर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, सीपी स्टैंड्स फॉर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स। दोबारा से देख लीजिए, जो एसेट्स बांटने का जो एक्टिविटी है उसे माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड। ये डीम्ड डिविडेंड दोनों के लिए होगा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। ये डीम्ड डिविडेंड का पैसा शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा एज हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कितना टैक्सेबल करेंगे? जो टैक्सेबल करेंगे वो होगा लोअर। किसका लोअर? जो भी एसेट्स मिले हैं उनकी मार्केट वैल्यू, एसेट दिए गए हैं शेयर होल्डर को उनकी मार्केट वैल्यू, या फिर कंपनी का एपी प्लस सीपी। एपी स्टैंड्स फॉर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, सीपी स्टैंड्स फॉर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स। मैंने आपको यहां पे 2-3 बातें सिखानी है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाता, लेकिन मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो कि मेरे को अकाउंट्स पढ़ाना पड़ जाए तो मैं बड़ा कंफर्टेबली अकाउंट्स भी पढ़ा सकता हूं। उसका पीछे रीजन है कि भाई मेरे कंसेप्ट्स, मेरे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं अकाउंट्स के अंदर। तो मैं बैलेंस शीट आपको समझा रहा हूं। आपको याद होगा बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो चाहा वो वहां पे आपने लिख दिया, नहीं, उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जहां पे एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल एक तरफ आता है और एसेट्स दूसरी तरफ आते हैं। एसेट्स में भी एक प्रॉपर सिस्टम है कि आप कौन सा एसेट कहां और कैसे लिखेंगे, उसका एक प्रॉपर सिस्टम है। और उस सिस्टम को याद करने का एक तरीका जो मैंने ढूंढ निकाला था
वो ऐसे था, फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली। फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली। लायबिलिटी साइड पर अगर मैं जाऊं तो श्री राम लंका चले पैदल। श्री राम लंका चले पैदल लायबिलिटीज और कैपिटल में आ गया। फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली, ये हमारे पास इस साइड पे आ गया। यहां पे एफ विल स्टैंड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। एफ स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। C stands for current assets. L stands for loans and advances, जो कि हमने दिए हुए हैं loans. M stands for miscellaneous expenses. And P stands for profit and loss account का debit balance. So father is calling lovely mother personally. यहां पे शेयर कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, लायबिलिटी साइड की अगर हम लोग बात करें तो एस विल स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल। एस स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल। श्री राम लंका चले पैदल, वेयर आर स्टैंड फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। एल स्टैंड फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने लिए हुए हैं। श्री राम लंका चले, सी विल स्टैंड फॉर करंट लायबिलिटीज एंड पी विल स्टैंड फॉर प्रोविजंस। पी विल स्टैंड फॉर प्रोविजंस। तो श्री राम लंका चले पैदल। अच्छा, अब आपको याद होगा शेयर कैपिटल में यहां पे एक नीचे इंफॉर्मेशन देना हमारे लिए जरूरी होता है। उस इंफॉर्मेशन में यह लिखा जाता है कि ऐसे कितने शेयर्स हैं जिनको आपने इशू किया जिसके बदले में आपको पैसा नहीं मिला। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश। मेरे पास ये पूरी लाइन लिखने की जगह नहीं है, तो वैसे मैं बता रहा हूं, शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश। अब ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो कि आप अलॉट करते हैं लेकिन उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलता? पहला, आपने प्रोमोटर्स को शेयर्स दे दिए। दूसरा, एम्प्लॉयज को आपने स्टॉक ऑप्शन प्लान दे दिया। इसके अलावा आपने वेंडर्स, जिनसे आपने कोई सामान खरीदा, जिनसे आपने कोई एसेट खरीदा, आपने उनको शेयर्स दे दिए। तो सच शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हैव टू बी मेंशन्ड ओवर हियर अंडर दिस बॉक्स। और इसके अंदर एक सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन होती है बोनस शेयर्स की। सबसे ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन किस चीज की होती है? बोनस शेयर्स। याद रखिएगा, बोनस शेयर्स आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है बोनस शेयर्स, लेकिन उनको डिविडेंड ना देके बोनस शेयर्स दे दिया जाता है और उनसे पैसा नहीं लिया जाता। तो शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट इन ल्यू ऑफ द डिविडेंड और उनसे पैसा चार्ज नहीं किया जाता। अगर आपको याद हो, बोनस शेयर्स की हम लोग एंट्री पास करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो बोनस शेयर्स के लिए जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करते हैं वो कुछ ऐसा होगा। क्योंकि पैसा तो मिलता नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड विद द शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड। तो जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा उतना आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा 50 लाख, यहां पे मैंने लिखा 50 लाख, तो यहां पे बोनस शेयर्स की कीमत हम लोग शो कितना कर देंगे? 50 लाख के हमारे बोनस शेयर्स। तो इस प्रकार से काम चलता है। मेरे बच्चे ध्यान से बात को समझना। बोनस शेयर्स के केस में क्या होगा कि आप अपने प्रॉफिट्स को अपने कैपिटल में कन्वर्ट करते हो। आई रिपीट, आप अपने प्रॉफिट्स को अपने कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हो। सो वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग योर प्रॉफिट्स टू योर कैपिटल, I will repeat, whenever you are converting your profits into your capital, so that is what we call as capitalized profits.
कैपिटलाइज प्रॉफिट्स का मतलब क्या हुआ? कैपिटलाइज प्रॉफिट्स का मतलब है कन्वर्टिंग या कन्वर्जन लिख देना तो और अच्छा रहेगा, कन्वर्जन लिख देना, कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बाय the conversion of profits of the company to shareholding by the issue of बोनस शेयर्स। जब आप बोनस शेयर्स इशू करते हैं और बोनस शेयर्स की इशू की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। सो मेरे ख्याल से इसमें इशू अब आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, जब आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, तब आप अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स। और ऊपर जब हम लोग यहां पे कह रहे हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स, तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का हमारा यहां पे मतलब है कि कैपिटलाइज में कन्वर्ट करने के बाद, बोनस शेयर्स इशू करने के बाद जो बचा हुआ है, तो जो बोनस शेयर्स को इशू करने के बाद बचा प्लस जो बोनस शेयर्स का अमाउंट है, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे क्या होगा? ऐड करने पे आपके पास एपी प्लस सीपी की फिगर आएगी, उसको कंपेयर कीजिएगा एसेट्स की मार्केट वैल्यू के साथ। दोनों में से जो लोअर होगा वो बनेगा डीम्ड डिविडेंड। वो डीम्ड डिविडेंड का पैसा शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल करेंगे एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। शेयर होल्डर कौन सा? इट कैन बी द इक्विटी शेयर होल्डर, इट कैन बी द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फेयर इनफ। आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज रहा होगा, कोई चैलेंज आपको यहां पे नहीं रहा होगा। तो मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर दिया। मैंने अब आपको यहां पे एक बैलेंस शीट बना के उसका एग्जाम्पल भी करवाना है। डेफिनेटली मैं आपको उसका एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक, चलिए तो लेट अस स्टार्ट विद वन स्मॉल एग्जाम्पल। बैलेंस शीट ऑफ GGC Limited is given to you. बैलेंस शीट ऑफ GGC Limited is given to you। एक कंपनी GGC Limited है, उसकी बैलेंस शीट आपको दी जा रही है। बैलेंस शीट में इसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं। मान लेते हैं 150 लाख रुपए के एसेट्स हैं कंपनी के पास, 150 लाख आ गया। इसके पास शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं 80 लाख रुपए का, जिसके अंदर बोनस शेयर्स हैं 30 लाख रुपए के। इनके पास कुछ लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज मान लेते हैं कि इनके पास हैं जी 40 लाख रुपए की। और उसके बाद इनके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको दिया हुआ है 30 लाख रुपीस का। तो दोनों साइड की बैलेंस शीट मैच कर जाती है 150 लाख के ऊपर। ठीक है, आगे देखिएगा। द कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड assets worth 65 lakh rupees to its shareholders on। अच्छा, इसको मैं और अच्छे से लिख दूं, द कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड assets having fair market value, उसको ऐसे लिख देना, assets having fair market value of 65 lakh rupees, having fair market value
of 65 lakh rupees to its shareholders on 15th of September 2020, 15 सितंबर 2020. Discuss the tax treatment. आपने टैक्स ट्रीटमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट दी, उसका आपने टैक्स ट्रीटमेंट कैलकुलेट करना है. बहुत बहुत ध्यान से करना. कैलकुलेशन ऑफ डीम्ड डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स. वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड कितना होगा? वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड विल बी लोअर ऑफ, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड बनेगा. लोअर किस किस का? पॉइंट नंबर ए, एपी प्लस सीपी. आपको दिया हुआ है एपी. एपी दिया हुआ है आपको 30 लाख का. सीपी भी दिया हुआ है 30 लाख का. एपी प्लस सीपी. जो कैपिटलाइज प्रॉफिट्स हैं वो है बोनस शेयर्स 30 लाख, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वो भी 30 लाख. सो दिस इज 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 लाख रुपीज. बी में आएगा, बी में हमारे पास क्या आएगा? बी में हमारे पास आएगा द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स. द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स. मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है? मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स दिया हुआ है 65 लाख रुपीज का जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. सो दिस इज इक्वल टू 65 लाख रुपीज. Thus, deemed dividend is equal to 60 lakhs. Shareholders are liable to tax on amount of 60 lakhs. तो ये मेरे बेटा हमारे पास बन गया कंसेप्ट. कौन सा? ये हमारे पास बन गया कंसेप्ट किस चीज का? ये हमारे पास बन गया कंसेप्ट डीम्ड डिविडेंड का पहला टॉपिक, where we have this concept assets distributed या distribution of assets by the company to the shareholders. ये हमारे पास एक सिचुएशन 1 आ गया. अब सिचुएशन 1 में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगाया इस वजह से, क्योंकि सिचुएशन 2, 3, 4 अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू सिचुएशन नंबर 2. दिस इज माय सिचुएशन नंबर 2 where we have Section 2, subsection 22, clause B. Section 2, subsection 22, clause B. Now, what does this say? Clause B हमें क्या कहता है? Clause B कहता है that there is a distribution of, ध्यान से लिखना, there is a distribution of debentures. There is a distribution of debentures to shareholders or distribution of bonus shares, to preference shareholders. ध्यान से करना, क्या लिखा आपने? आपने लिखा कि डिबेंचर्स बांटे हैं शेयर होल्डर को और बोनस शेयर्स बांटा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. अच्छा, अब यहां पे मन में बात आती है. चलो मैं पहले आपको ये लिखवा देता हूं पूरा. ये मैं आपको पहले लिखवा देता हूं. पॉइंट्स में लिखते हैं. पॉइंट नंबर 1 पे जाता हूं मैं. पॉइंट नंबर 1, एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर. And B, the act of distributing bonus shares to preference shareholders. यहां पे बक्सा बना के लिख देना, बॉक्स बना के लिखना या फिर ब्रैकेट लगा के लिखना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ bonus shares to equity shareholder is not regarded as deemed dividend.
So the act of distributing A, debentures to the equity shareholder, preference shareholder, B, bonus shares to the preference shareholder shall be regarded as deemed dividend. अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पे यह आ गया कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे रहे हैं तो उसको डीम्ड डिविडेंड मान रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग दे रहे हैं बोनस शेयर्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तब हम लोग डीम्ड डिविडेंड मान रहे हैं, इक्विटी को देंगे तो नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों? दोबारा से सुन लीजिए। जब बोनस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए जाएंगे तो वो डीम्ड डिविडेंड है, लेकिन जब बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं है। भाई ऐसा क्यों? उसके पीछे कारण है, बहुत अच्छा सिंपल सा कारण है। आप खुद जरा सोचो और मेरे को आप इस बात का जवाब देना। आप खुद सोचना और मेरे को जवाब देना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस के बारे में बात करें, उनको डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है ओवर द इक्विटी, मतलब इक्विटी को बाद में देंगे, प्रेफरेंस को पहले देंगे। ये पहला पॉइंट आया हमारे पास। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि भाई प्रेफरेंस को अगर डिविडेंड ना भी मिले तो वो क्यूमुलेट हो जाएगा, और क्यूमुलेट होने के बाद 2 साल तक क्यूमुलेट होगा। तीसरे साल भी अगर नहीं मिला तो तीसरे साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर आ जाती है, बिल्कुल वैसी जैसे इक्विटी के पास होती है। तो ये बात भी हमें समझ आती है। तीसरा एक और बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हमेशा फिक्स होता है। इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में जो रेट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, लेकिन प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फिक्स होता है। तो गवर्नमेंट की सोच यहां पे ये है कि जनाब, जब आपका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, जब आपको इक्विटी से पहले मिलेगा, ना मिलने पे आपको एक्युमुलेट होगा और फिर इक्विटी जैसे राइट्स आ जाएंगे, तो आपको तो हर तरह का बेनिफिट पहले ही सरकार ने दे दिया या हमारे सिस्टम ने दे दिया। तो फिर इसके बाद बोनस क्यों? अगर बोनस फिर भी दिया गया तो वो डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। अब इक्विटी की बात करें, इक्विटी का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रायोरिटी नहीं मिलती, क्यूमुलेटिव नहीं होता। वो तो इक्विटी वाले तो बेचारे हर लेवल पे डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं। इस वजह से अगर उनको बोनस मिल भी रहा है तो कोई बात नहीं, वो वैसे डिसएडवांटेज में है, थोड़ा सा बेनिफिट दे भी दिया तो क्या हुआ। तो सरकार ने कहा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस मिलेगा, डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। इक्विटी को मिलेगा, डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है यहां पे, शशि बाला नवीत लाल के नाम से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। लिखवाऊंगा नहीं, जरूरत नहीं है, बट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। तो आइए, पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा, दोबारा से पढ़ेगा। द एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिबेंचर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल बी रिगार्डेड एज अ डीम्ड डिविडेंड। याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर is not to be regarded as a deemed dividend. दूसरी बात, वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड कितना होगा? वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड विल बी इक्वल टू लोअर ऑफ, अगेन लोअर किसका? वही बात है। पॉइंट ए, मार्केट वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, and point B, accumulated profits plus capitalized profits, AP plus CP, दोनों में से जो भी लोअर होगा, that lower will become the deemed dividend. Taxable किसके लिए करेंगे? Deemed dividend is taxable as income of other sources for shareholder. shareholder से हमारा क्या मतलब है? शेयर होल्डर से हमारा क्या मतलब है? अगर तो हम लोग डिबेंचर्स दे रहे हैं तो डिबेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डर कैन बी इक्विटी शेयर होल्डर, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और अगर हम लोग बोनस शेयर्स दे रहे हैं, तो वी विल हैव ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड वी विल नॉट हैव इक्विटी शेयर होल्डर।
तो इक्विटी शेयर होल्डर लिखो और काट दो ताकि आपको याद रहे कि इक्विटी शेयर होल्डर को आपने कंसिडर नहीं करना है। तो पॉइंट नंबर 4 तक हम लोगों ने यहां पे कर दिया है। अब आप आइए मेरे बेटा सिचुएशन नंबर 3, हम लोग जाएंगे सिचुएशन नंबर 3 पे। सिचुएशन नंबर 3 जो है इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज सी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज सी क्या कहता है? ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स by the company, distribution of assets by the company to its shareholders in the event of liquidation of company। कंपनी का लिक्विडेशन है, कंपनी के लिक्विडेशन के प्रोसेस में कंपनी एसेट्स दे रही है। अच्छा, अब आपके मन में बात आ रहा होगा, सर पॉइंट नंबर 3 सिचुएशन नंबर 3 में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स है और सिचुएशन 1 में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स है, तो दोनों में क्या अंतर है? भाई साहब, दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट का अंतर है कि वो ये कि सिचुएशन 3 में कंपनी लिक्विडेट हो रही है और सिचुएशन नंबर 1 में कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही है। अदरवाइज दोनों में इसके अलावा और कोई भी फर्क नहीं है। इट इज एग्जैक्टली 100% से। लिख देता हूं मैं यहां पे सिचुएशन 1 सिचुएशन 3 is just like situation 1, but only difference being that in situation 3 company is getting liquidated, but in situation 1 company was not getting liquidated। बस यही तो फर्क है, बाकी तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। बाकी दोनों में तो कोई अंतर है ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल सेम चलता रहेगा। तो ये था। आइए जरा इसका एक एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल बुक में से ही करवा देता हूं। मैं आपको बुक में से ही एग्जाम्पल करवा देता हूं। आपके पास किताबें सबके पास होंगी और आप किताबों में ही आइए और किताबों में ही रहिए और किताबों के अंदर ही मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जरा देखिएगा, 222C का टॉपिक आपको दिया हुआ है, 222C का टॉपिक आपको दिया हुआ है और 222C के टॉपिक में आपको नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है दैट मिस्टर जे परचेज्ड 20% शेयर्स ऑफ जीजीसी लिमिटेड ऑन 1st January 2016 for 20,000 rupees, and the company goes into the liquidation on 30th of June 2020. Mr. J has received the following amount from the liquidator. उसको मिलता है कैश 25,000 रुपीज का, उसको मिलती है एक मशीन जिसकी कीमत है 60,000 रुपए। The accumulated profit of the company as on the date of liquidation was 1,50,000 रुपए। Calculate the amount of the deemed dividends which is taxable for Mr. J। कितना आसान है भाई। देखो, आपने क्या करना है, आपने लेना है लोअर किस किस का लोगे आप लोअर लोगे मार्केट वैल्यू। अगर आप मार्केट वैल्यू देखें तो कितना है, कैश 25,000 रुपए है, कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। 25,000 का कैश है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी 25,000 ही होगी।
25,000 के कैश की मार्केट वैल्यू ना तो 1 रुपए कम है ना 1 रुपए ज्यादा है। आप ऐसा समझिए, अगर आपके पास 500 रुपीज की करेंसी नोट है तो उस करेंसी नोट की वैल्यू 500 ही है, ना 499 है ना 501 है। तो मार्केट वैल्यू 25,000 है और मशीन की मार्केट वैल्यू आपको दिया हुआ है 60,000। दैट इज टोटल मार्केट वैल्यू गिवन टू यू इज 85,000। और साथ साथ में आपको जो एपी प्लस सीपी दिया हुआ है, वो एपी प्लस सीपी क्या है, वो एपी प्लस सीपी का अमाउंट आपको दिया हुआ है। कहां है भाई, कहां है एपी प्लस सीपी, कहां गया भाई, दिया तो बता ये रहा 1,50,000। तो एपी प्लस सीपी दिया हुआ है 1,50,000। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको यहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम यहां पे उसके पास सिर्फ 20% शेयर्स हैं, उसके पास सिर्फ 20% शेयर्स हैं। तो आप एपी प्लस सीपी का 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 30,000 रुपीज। तो इंस्टेड ऑफ 150 यू विल टेक इट एज 30,000 रुपीज, दैट इज 20%। उसका अपना हिस्सा 20% है। तो 85 और 30,000 में से जो लोअर अमाउंट है, वो लोअर अमाउंट है हमारे पास कितना, 30,000। एंड दिस 30,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। और टैक्सेबल आप किसके लिए करेंगे, ये टैक्सेबल आप करेंगे फॉर द शेयर होल्डर। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब इसके साथ साथ में मेरे बच्चे अगला सेक्शन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल डन। आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर 222E के अंदर किसी तरीके का, 222C के अंदर आपको किसी तरीके का कोई डाउट रहा होगा। तो दिस वाज प्रीटी इजी। मूविंग फॉरवर्ड टू 222, सिचुएशन नंबर 4। दिस इज माय सिचुएशन नंबर 4, जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज डी, 222 क्लॉज डी। और 222D में हम लोग क्या लिखेंगे, 222D में हमारे पास आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स की ही बात होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय distribution of assets by company to its shareholders on reduction of its share capital, on the reduction of the share capital। याद रखना, यहां पे कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। नाउ आई एम ऑफ द बिलीफ, मैं ये बात मानता हूं और मेरा हक बनता है कि ये बात मैं मान के चलूं कि आपको रिडक्शन का मतलब पता है। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाती है। अगर कोई शेयर अभी 10 रुपए का है तो उसको रिड्यूस कर दिया जाता है और रिड्यूस करके 8 रुपए उसकी फेस वैल्यू कर दी जाती है। तो रिडक्शन जो है, रिडक्शन का मतलब हमें अच्छे से पता है। नाउ आपको यहां पे ये एक बात और रिकॉल करवा देता हूं कि जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन सिर्फ इक्विटी का होता है, प्रेफरेंस का कभी रिडक्शन नहीं होता। अगर प्रेफरेंस का रिडक्शन हो जाए तो उसे रिडक्शन नहीं बोलेंगे, उससे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस वजह से 222D का ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होगा सिर्फ इक्विटी के लिए, प्रेफरेंस के लिए ये वाला सेक्शन कभी अप्लाई नहीं होगा। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर भी गलत करके आते हैं। तो आप लोगों ने इसे अच्छे से करना है। 222D सिर्फ इक्विटी के लिए लगेगा, प्रेफरेंस के लिए अप्लाई नहीं होगा। मेरे साथ साथ में कॉपी करेंगे प्लीज। मेरे साथ साथ में सब कुछ कॉपी करेंगे। पॉइंट नंबर 1, एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स
by company to its shareholders due to reduction of its share capital is regarded as deemed dividend, is regarded as deemed dividend. Point number 2, शेयर होल्डर से हमारा मतलब ओनली इक्विटी शेयर होल्डर एंड नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर. वाई नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर? हाँ जी, वाई नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर? वाई नॉट? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिडक्शन पे जो भी होगा उसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसे रिडक्शन नहीं कहते. पॉइंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड इज लोअर ऑफ. वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी द लोअर ऑफ. लोअर किस किस का लेंगे आप? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ए, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स. पॉइंट बी, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स. पॉइंट बी, एक्युमुलेटिव प्रॉफिट्स प्लस कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी. तो दोनों का एपी प्लस सीपी, दोनों एपी प्लस सीपी और उसको कंपेयर कर लेना मार्केट वैल्यू के साथ. दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा, दैट लोअर अमाउंट विल बी रिगार्डेड एज अ डीम्ड डिविडेंड. अब ये डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल किसके लिए होगा? डीम्ड डिविडेंड विल बी टैक्सेबल फॉर शेयर होल्डर as his income of other sources. That is IOS. अच्छा, अब मेरे बेटा अगेन आप इसका भी एग्जाम्पल देखिएगा. मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बुक में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना. कहता है डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट बाय एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट. तो आपको बैलेंस शीट गिवन है, इस बैलेंस शीट में से आपने डाटा निकालना है. कहता है कि कंपनी है जीजीसी लिमिटेड जिसके एसेट्स हैं 3 लाख रुपए के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपए का. तो टोटल दिया हुआ है आपको 4 लाख रुपए का. इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख रुपए का. इस 2 लाख के अंदर बोनस शेयर्स का अमाउंट इंक्लूडेड है 50,000 रुपए का. क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपको 2 लाख रुपए का. टोटल दे दिया आपको 4 लाख रुपए का. तो याद रखना एपी प्लस सीपी. एपी का मतलब होता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि है नहीं, जीरो है. सीपी का मतलब होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसे आप कैपिटल में कन्वर्ट कर चुके हैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट्स. कैपिटलाइज प्रॉफिट्स का अमाउंट आपको गिवन है. कितना गिवन है कैपिटलाइज प्रॉफिट्स का अमाउंट? कैपिटलाइज प्रॉफिट्स का अमाउंट आपको गिवन है यहां पे 50,000 रुपए का, जो कि बोनस शेयर्स है. इसके नीचे आपको 2 अलग अलग सिचुएशंस गिवन है. देखो ध्यान से पढ़ो. केस 1, द कंपनी reduces the share capital of 1 lakh rupees by setting off the debit balance in the profit and loss account. तो कंपनी ने क्या किया होगा इस केस 1 में? कंपनी ने क्या किया होगा? एक एंट्री पास करी होगी. कंपनी ने एक एंट्री पास करी होगी और कंपनी ने एंट्री पास करके लिखा होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसको इन्होंने कम किया होगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कम होगा तो इसका मतलब पीएल अकाउंट डेबिट होगा. पीएल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल, ना उल्टा होगा. शेयर कैपिटल को कम करना है. शेयर कैपिटल डेबिट हुआ होगा 1 लाख रुपए से और यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस चल रहा था वो भी इन्होंने सेटअप कर दिया होगा 1 लाख रुपए से. तो जब इन्होंने अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस को नलिफाई किया होगा तो जनरल एंट्री पास करी होगी
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपीस। अब जरा एक बात बताओ, इस पूरी एंट्री में कहीं पे भी क्या एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है? क्या एसेट्स का कोई वैल्यू या बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं क्या उनकी कोई वैल्यू यहां पे रिड्यूस हो रही है? आंसर इज नो। क्या एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई भी कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके अपने लॉसेस को राइट ऑफ करेगी, लॉसेस को हटाएगी, तो देन दैट एक्टिविटी इज नॉट टू बी क्लासिफाइड एज ए डीम्ड डिविडेंड। वो डीम्ड डिविडेंड नहीं है। फिर उस केस में देखिए, मैंने आपको यहां पे नीचे लिख के दिया है सोल्यूशन में ये लिख के दिया है दैट in case 1 there is no release of the asset by the company and that is why there will be no situation of deemed dividend. सिचुएशन 2 पे आते हैं। सिचुएशन 2 केस 2 देखो क्या कहता है। केस 2 में कहता है कि साहब कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए से रिड्यूस किया और शेयर होल्डर को कैश पे कर दिया 1 लाख रुपए से। तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हुए इन्होंने पैसा दे दिया 1 लाख रुपए का। एंट्री क्या पास करी होगी? एंट्री पास करी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से टू कैश या टू बैंक, वट एवर यू मे वॉन्ट टू से, 1 लाख रुपए। तो शेयर कैपिटल भी कम हो गया और कैश भी चला गया। नाउ क्या अब इस सेकंड जर्नल एंट्री में एसेट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ा? आंसर इज यस, एसेट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। एसेट्स कम हो रहे हैं। पहले केस में एसेट्स के ऊपर देयर वाज नो इंपैक्ट, यहां पे एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। क्योंकि यहां पे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसको हम लोग डिविडेंड मानेंगे और इसके ऊपर 222 के प्रोविजन हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो यहां पे लिखा है, मैंने आपको केस नंबर 2 में लिख के दिया है। In case 2, there is a release of assets and thus there will be a case of deemed dividend and the value of the deemed dividend will be lower of, value कितना होगा? Value will be the lower of, किस का lower लेंगे आप? Accumulated profits plus capitalized profits 50,000 रुपए और जो मार्केट वैल्यू द एसेट्स दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपए, दोनों में से लोअर अमाउंट है 50,000 रुपए। तो डीम्ड डिविडेंड बनेगा 50,000 रुपए, जो कि 50,000 रुपए का पैसा आप टैक्सेबल करेंगे शेयर होल्डर के लिए। जब आप इसे शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल करेंगे तो कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? आप हेड अप्लाई करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिस अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल फॉर द शेयर होल्डर। डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं। आई डू नॉट एग्री टू दिस कि आपको कोई इसमें कोई इश्यूज आ रहे होंगे, कोई दिक्कत आ रही होगी, बट आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज 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 मेरे से जरूर पूछेगा। आप सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे नाम के नीचे, आप मेरे नाम के साथ में आप ये जो नंबर देख रहे हैं ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ साथ में आप सबसे रिक्वेस्ट कि मेरे सभी सोशल मीडिया पे मेरे को फॉलो कीजिए। इट कैन बी फेसबुक, इट कैन बी योर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरे को फॉलो करते रहिए, जिसकी वजह से आई वुड बी इन अ पोजिशन टू सर्व यू इवन बेटर। तो अब हमारे पास बचा लास्ट कंसेप्ट 222E। भाई 222E में उतना टाइम लगेगा जितना टाइम इन बाकी 4 सेक्शंस को मिला के लगा था। तो 222A, 222B, 222C, D जितना टाइम लगा, इसको मिला के अब टाइम लगेगा 222E में। मुश्किल है, किसी भी लिहाजे से आसान नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट पहले चैप्टर के अंदर गिवन था। मैंने जानबूझ के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये डिस्कस नहीं किया था आपके साथ। मेरे को पता था कि ये अब मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा जब कभी भी मैं पहुंचूंगा डीम्ड डिविडेंड के चैप्टर में।
तो यहां पे अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। पहले आप एक कंसेप्ट लिखिएगा, उसके बाद 222E के ऊपर हम लोग आएंगे। दिस इज माय सेक्शन नंबर 2, subsection 26, or you may say clause 26, and this is the case of, in fact 18 है, मैंने गलती से 26 लिख दिया, this is 18, and this is the case of definition of a company, in which public is not substantially interested. This is the case of definition of a company in which public is not substantially interested. Not करें या is substantially interested. Not word मत लिखिएगा. It is a case where the public is substantially interested. ऐसी कौन सी कंपनी है जहां पे पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड? बेटा सब्सटेंशियली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ऐसी कंपनी जहां पे पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है इन अ कंपनी, दैट कंपनी इज कॉल्ड एज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। 218 है इसका। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं, हमारे पास 8 पॉइंट्स गिवन हैं। सारे तो शायद मैं नहीं करवाऊंगा आपको, लेकिन हाँ समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स बड़ा जरूरी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ध्यान से करेगा। अ कंपनी इज सेड टू बी अ कंपनी इज सेड टू बी अ कंपनी इन विच पब्लिक इज substantially interested when a company is said to be a company in which public is substantially interested when company satisfies any one of following conditions. अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड या पब्लिक इज इन्वॉल्व। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं? हालांकि मैंने जैसे आपको कहा कि इसके अंदर 8-9 सिचुएशंस गिवन है। शायद मैं आपको सारी करवा दूं, शायद मैं आपको सारी ना करवाऊं, लेकिन पहली जरूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर ए ध्यान से कीजिएगा। पॉइंट नंबर ए, it is a company, it is not a private company, it is not a private limited company, ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। and whose shares are listed on stock exchange, on last day of previous year, that is on 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो भाई बड़ी सीधी सी बात आ गई ना, इसको ही तो हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। दिस इज व्हाट वी कॉल पब्लिक कंपनी। तो एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसके शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, दैट इज अ पब्लिक कंपनी। हम पब्लिक कंपनी को बोलेंगे अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर बी, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी का स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नहीं है, एंड 50% और मोर या 50% या 50% ज्यादा, 50% और मोर shares are held by
पॉइंट 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉइंट 2 स्टेट गवर्नमेंट, पॉइंट 3 एस्टैब्लिशमेंट या कॉरपोरेशन लिख देना ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉरपोरेशन established, corporation established by act of central government या state government. Point 4 public company throughout the previous year, पूरे साल अगर 50% या 50% से ज्यादा के शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, किसी कॉरपोरेशन के पास है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, या किसी पब्लिक कंपनी के पास है और वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो हम बोलेंगे दैट कंपनी इज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. पॉइंट नंबर सी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर Section 25 of Companies Act. Section 25 में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसके बारे में बात करें. डी, कंपनी ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इसको भी बोलेंगे अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. पॉइंट नंबर ई, कंपनी इन विच 40% और मोर ऑफ शेयर्स इन वैल्यू are held by government or held by RBI or corporation owned by RBI. बेटा इसके अंदर एक बहुत जरूरी बात है वो लिख लेना, जो कि था इन वैल्यू, शेयर्स इन वैल्यू. नंबर्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, शेयर्स इन वैल्यू की बात कर रहे हैं. लिख लो अभी, उसके बाद एग्जाम्पल भी करवाऊंगा. पॉइंट नंबर ई के बाद आता है पॉइंट नंबर एफ. तो पॉइंट नंबर एफ लिखेंगे, कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, but declared by Central Board of Direct Taxes to be a company in which public is substantially interested. To be a company in which public is substantially interested. Point G, if company is a mutual fund company, company, and point number G के बाद point number H, if 50% or more of equity shares are held by one or more of cooperative societies, are held by one or more of a cooperative societies. तो मेरे बेटा मैंने आपको ये 8 पॉइंट्स लिखवाए हैं
इन 8 पॉइंट्स के अंदर हम लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं ऐसी कंपनी के बारे में जिसके अंदर पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड होती है। सब्सटैंशियली का मतलब बहुत ज्यादा। अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, दैट इज व्हाट वी हैव सेक्शन 2 क्लॉज 18। ये सेक्शन कहता है कि साहब अगर इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि कंपनी इज सच अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। अब कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन, ये कंपनी प्राइवेट कंपनी ना हो और कंपनी ऐसी हो जिसकी प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे, दैट इज 31 मार्च में उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। तो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, पहली बात। 31 मार्च को लिस्टेड है, दूसरी बात। और वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो ऐसी कंपनी को बोलेंगे दैट कंपनी इज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। थर्ड या सेकेंड पॉइंट पे आया, एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है लेकिन उसके अंदर 50% या 50% से ज्यादा के शेयर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, किसी कॉर्पोरेशन के पास है या किसी पब्लिक कंपनी के पास है। तो प्राइवेट कंपनी नहीं है लेकिन 50% या 50% से ज्यादा के शेयर जो है वो किसी दूसरे के पास है और थ्रू आउट द ईयर ऐसा हो रहा है। तीसरा, ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड है। एनपीओस, बेसिकली एनपीओस के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ, एक ऐसी कंपनी जिसकी ओनरशिप आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट के पास है, जैसे रेलवेज हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है एंड सो ऑन। फिर एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 40% या 40% से ज्यादा के शेयर्स की कीमत, वैल्यू की बात करें, क्वांटिटी की बात नहीं करें, शेयर्स की कीमत गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास या आरबीआई की किसी कॉर्पोरेशन के पास है। फिर हम लोग यहां पे बात करें कि ऐसी कोई कंपनी हो जिसको सीबीडीटी ने कह दिया हो कि साहब इसको मानेंगे कंपनी इन विच पब्लिक इज हैविंग एन इंटरेस्ट, दैट इज अ पब्लिक कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और साथ साथ में लास्ट में एक ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज्यादा के शेयर्स, 50 या 50 से ज्यादा के शेयर्स किसी एक या एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास हो। अगर ऐसा है तो वी से कि इट इज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इसका एक एग्जांपल कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपके साथ ये कंसेप्ट डिस्कस क्यों किया। ध्यान से करना, दिस इज आवर एग्जांपल, बी वेरी वेरी केयरफुल। जे प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए के हैं, इन विच फॉलोइंग इज पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। फॉलोइंग इज द पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। मैं पूरा लिख देता हूं, शेयर होल्डिंग, नहीं तो एज सच में आप कंफ्यूज होंगे। फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10% शेयर्स हैं, आरबीआई के पास 25% शेयर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय आरबीआई इसके पास 10% के शेयर्स हैं, मिस्टर जे के पास 30% शेयर्स हैं एंड मिसेस जे के पास 25% शेयर्स हैं। आप टोटल करके देखेंगे तो 100 हो जाता है। 10 + 25 इज 35, 35 + 10 इज 45, 45 और 30 इज 75, 75 और 25 इज 100, तो 100 हो जाता है। आपने बताना है कि क्या कंपनी इज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड। ध्यान से लिखिएगा, whether J Private Limited is a company in which public is
सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है जी। अब आपने ध्यान से करना है, क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे हम लोग, वैल्यू की बात करेंगे यहां पे। बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। जे प्राइवेट लिमिटेड के पास टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कीजिए। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स? 2 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू हो गया 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू रुपीज 20 लाख के शेयर्स। ठीक है जी, 20 लाख के शेयर्स हैं। अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखें तो इस 20 लाख के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के 10, आरबीआई के 25 और ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय आरबीआई के पास 10, तो 25 प्लस 10 इज 35, 35 प्लस 10 इज 45, तो 45% of 20 lakh rupees is owned by government plus RBI plus organization owned by RBI. जरा कैलकुलेट कीजिए, व्हाट इज 45% ऑफ 20 लाख रुपीज? 20 लाख रुपीज का 45%, कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, ये रहा, मिल गया जी। तो 20 लाख का 45% कम्स टू 9 लाख रुपीज, दैट इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज। अब जरा पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए। पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा था? A company in which 40% or more of the shares in value are held by government, RBI, corporation owned by RBI. जरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 9 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, वैसे तो अभी निकाला ही था हम लोगों ने, दैट इज इक्वल टू 45%। सिंस 0.5 of section 2 clause 18 gets satisfied, comma, J Private Limited is to be regarded as a company in which public is substantially interested. लो जी, तो एक नया कंसेप्ट हम लोगों ने यहां पे सीखा और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट यहां पे सीखा। अच्छा, अब बात मन में ये आती है कि साहब ये कंसेप्ट क्यों किया, ना करते तो क्या होता, और ये सेक्शन 218 बीच में अचानक से क्यों टपक पड़ा? जब हम लोग डीम डिविडेंड कर रहे थे तो डीम डिविडेंड में ये 218 का क्या रोल आ गया? तो आइए डीम डिविडेंड का जो क्लॉज 5 है, जो सिचुएशन 5 है, हम लोगों को वो सीखना है। सो वी आर डूइंग नाउ सिचुएशन नंबर 5, जिसका सेक्शन है 222 क्लॉज ई, 222 क्लॉज ई। और ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, ये कहता है लोन एंड एडवांस गिवन टू शेयर होल्डर by a company in which public is not substantially interested। तो एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो वहां पे आ गया 222E। मेरे बेटा एक नोट बना के जरूर लिख देना, एक नोट बना के जरूर लिख देना, इफ एनी कंपनी satisfies
conditions, if any company satisfies condition of section 218, then for such company section 222E is not applicable. याद रखना, अगर 218 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, 218 क्या था? डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी इन विच पब्लिक वाज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. तो 222E उस कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होगा जो 218 में कवर हो रही है. सो दिस इज एज सिंपल एज दैट. अब ये लोन्स एंड एडवांसेस में भी हमारे पास 3 केसेस आते हैं. यहां पे भी सेक्शन के अंदर भी 3 केसेस हैं, ध्यान से लिखिएगा. इन सेक्शन 222E वी हैव 3 केसेस. इसके अंदर भी 3 केसेस हैं. अब ये 3 केसेस कौन कौन से हैं? 222E वी हैव 3 केसेस. कौन कौन से? केस 1, ध्यान से करना. आप केस 1, बी वेरी वेरी केयरफुल. मान लीजिए कंपनी है जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड जो कि 218 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है. इस कंपनी के अंदर मान लेते हैं 4 शेयर होल्डर्स हैं, मान लेते हैं. तो ए बी सी डी 4 शेयर होल्डर्स हैं. चारों शेयर होल्डर्स के पास 25% की शेयर होल्डिंग है. मैं अगेन ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, ये मैं आपको डाटा दे रहा हूं कि चारों के पास 25% दैट इज इक्वल शेयर होल्डिंग है. इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर ए को लोन दिया या इसको किसी प्रकार का कोई एडवांस अमाउंट पे किया. लोन दिया या एडवांस दिया. तो अब ध्यान से करना पॉइंट्स में. पॉइंट 1, एक्ट ऑफ गिविंग लोन और एडवांस बाय जीजीसी लिमिटेड टू, एक काम करता हूं मैं और अच्छे से लिखता हूं, बाय अ कंपनी in which public is not interested to its shareholder is regarded as a deemed dividend. तो एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड, अगर वो लोन दे रही है, एडवांस दे रही है अपने शेयर होल्डर को, तो दैट लोन और एडवांस गिवन टू द शेयर होल्डर विल बी रिगार्डेड एज अ डीम्ड डिविडेंड. पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे. वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड इज इक्वल टू लोअर ऑफ, वैल्यू कितना होगा? वैल्यू विल बी इक्वल टू लोअर ऑफ, पॉइंट नंबर ए, अमाउंट ऑफ लोन या अमाउंट ऑफ एडवांस. पॉइंट नंबर बी, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी. कंपनी के जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो लेंगे, ब्रैकेट में लिख देना इग्नोर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स. तो जितने कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स आप उनको इग्नोर कर दीजिए, आपने सिर्फ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी लेना है. पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे. सच डीम्ड डिविडेंड इज टैक्सेबल फॉर, ये डीम्ड डिविडेंड का पैसा आप टैक्सेबल करेंगे, इज टैक्सेबल फॉर शेयर होल्डर. दैट इज हमारे एग्जाम्पल में लोन किसको मिल रहा है? ए को. शेयर होल्डर टेकिंग लोन as IOS, that is as the income of other sources. So this is pretty easy. 1, 2 and 3 is, they are pretty easy.
ठीक है जी, ये हो गया केस 1। केस 1 क्या कहता है, कंपनी डायरेक्टली लोन दे रही है शेयर होल्डर को। अब आप आएंगे केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या कहता है, मान लीजिए कंपनी है जीजीसी लिमिटेड, जिसके अंदर 4 शेयर होल्डर्स हैं। कौन कौन से 4 शेयर होल्डर्स मैंने पहले कहे थे, हाँ अब भी मैं रिपीट कर देता हूं, ए है, बी है, सी है, डी है। सबके पास 25% के शेयर होल्डिंग है, अज्यूम कर रहा हूं मैं ये, और ये जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड कर देना है सब प्लीज। सो दिस इज जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है। एक फर्म है जिसका नाम है जोहर एंड एसोसिएट्स। तो मेरी सीए फर्म है जोहर एंड एसोसिएट्स, इसके अंदर 2 पार्टनर्स हैं, एक तो है ए और दूसरा हूं मैं। हम दोनों के पास इस पार्टनरशिप फर्म का 50% प्रॉफिट है। कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने जोहर एंड एसोसिएट्स को किसी प्रकार का कोई लोन दिया या किसी प्रकार का कोई एडवांस दिया, आइदर लोन गिवन और एडवांस गिवन, आइदर लोन गिवन और एडवांस गिवन। ठीक है जी, ध्यान देना, पहले केस में क्या था, लोन और एडवांस वाज गिवन टू द शेयर होल्डर। यहां पे क्या आ रहा है, द लोन एंड एडवांस इज गिवन टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरी कंपनी को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लोन या एडवांस दिया। तो ध्यान से लिखेंगे पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर 1, this case will apply when there is a common man, when there is a common person, लिख देना और अच्छा रहेगा, मैन की जगह पर्सन आ जाएगा वर्ड। there is a common person between the company giving loan and organization taking loan। याद रखना, हमारे इस एग्जाम्पल के में एक कॉमन पर्सन तो है। कौन है वो कॉमन पर्सन, जज करो, आपके सामने है कॉमन पर्सन कौन है। आपका आंसर होना चाहिए ए इज अ शेयर होल्डर and A is a partner. So common person between between the company and the partnership firm, the common person is A. So this case will apply when there is a common person between the company giving the loan and the organization taking the loan. Continue करके लिखना, such common person must have minimum 10% of equity in the company and minimum 20% of equity or 20% of profit sharing ratio in organization टेकिंग लोन। तो जो कंपनी लोन दे रही है उसके अंदर कम से कम 10% की शेयर होल्डिंग हो, और जिस कंपनी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को लोन मिल रहा है उसके अंदर कम से कम 20% की हिस्सेदारी हो। अब आप देखिए 10% और 20%, बताइए क्या मिस्टर ए जो शेयर होल्डर है जीजीसी का, क्या उसके पास कंपनी का कम से कम 10% की इक्विटी है? आंसर इज यस। जोहर एंड एसोसिएट्स के अंदर वो पार्टनर है कि क्या उसके अंदर वहां पे कम से कम 20% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? अगेन आंसर इज यस। क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो केस 1 अप्लाई होगा। एक बात और यहां पे लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 2 बना के, दिस केस विल अप्लाई whether or not, ऐसे लिख देता हूं मैं,
This case will apply this case will apply in all cases. This case will apply in cases where receiver of loan और एडवांस जिसको पैसा मिल रहा है is a company, is a partnership firm, is a Hindu undivided family, is association of person, body of individual, etc. मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसको लोन मिल रहा है वो कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, एओपी बीओआई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसको लोन मिल रहा है। लोन लेने वाला कोई भी हो सकता है, लोन देने वाला कौन होगा? लोन देने वाला हैज टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लोन देने वाला हैज टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लोन लेने वाला कोई भी हो सकता है। तो ये आपने 2 पॉइंट्स लिखे। अब आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, एक्ट ऑफ गिविंग लोन और एडवांस is regarded as deemed dividend, is regarded as deemed dividend। जो एक्ट है लोन और एडवांस देने का, उस एक्ट को डीम्ड डिविडेंड मान रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड कितना होगा? वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू लोअर ऑफ, वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड इज लोअर ऑफ, लोअर किसका? पॉइंट नंबर ए। फिर पॉइंट नंबर ए, अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस, अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस। पॉइंट बी, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, ब्रैकेट में लिख देना इग्नोर सीपी। अच्छा, ऊपर एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने वहां पे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। और पॉइंट नंबर 5 बड़ा जरूरी है, डीम्ड डिविडेंड विल बी टैक्सेबल फॉर, अब ध्यान से करना, डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल किसके लिए होगा? डीम्ड डिविडेंड विल बी टैक्सेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, विल बी टैक्सेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग द लोन। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको लोन मिल रहा है उसके लिए टैक्सेबल होगा, जिसको लोन मिल रहा है उसके लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई हो, उसके लिए टैक्सेबल होगा। आप पूछेंगे सर रेट क्या लगेगा? तो भाई जो नॉर्मल रेट लगता है वही रेट लगेगा, जो भी नॉर्मल रेट है, जो भी फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 के जो रेट्स हैं वो वाले रेट्स आपके यहाँ पे अप्लाई हो रहेंगे। आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई चैलेंज रहा होगा। स्टिल अगर आपको इश्यूज रहते हैं तो प्लीज मेरे से जरूर पूछेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू केस 3। केस 3 ध्यान से करेंगे। केस 3 क्या है? कंपनी का नाम जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा मैंने। कंपनी के अंदर 4 शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी के अंदर 4 शेयर होल्डर्स हैं। कौन कौन है भाई? ए है, बी है, सी है, डी है। और इस कंपनी ने लोन दिया मिसेस एक्स को। मिसेस एक्स को लोन दिया, एडवांस दिया मिसेस एक्स को। याद रखना, मिसेस एक्स इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, आउटसाइडर है। तो यहां पे सबके पास 25% की होल्डिंग है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि सबके पास 25% की होल्डिंग है। सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट्स पे लिखेंगे। पॉइंट 1, इन दिस केस लोन और एडवांस is given to, in this case loan or advance is given to a person who is not a shareholder of company। किसको दिया? एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो कि कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है।
मैं रिपीट कर रहा हूं, किसको दिया? एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, उसको दिया। ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ डीम्ड डिविडेंड विल, ध्यान से करना, कंसेप्ट ऑफ डीम्ड डिविडेंड विल अप्लाई ओनली व्हेन such outsider uses amount of loan and advance for benefit of shareholder। अगर मिसेस एक्स ये पैसा शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगा या करेगी, सिर्फ तभी डीम डिविडेंड का कंसेप्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। लिख देता हूं मैं यहां पे, concept of deemed dividend will not apply when outsider does not use amount of loan or advance for benefit of shareholder। तो आपको ये बात समझ आ गई कि ये अप्लाई कब होगा। पॉइंट नंबर 3 लिखेगा। पॉइंट नंबर 3, आउटसाइडर एंड शेयर होल्डर मे और मे नॉट बी रिलेटिव। वो एक दूसरे के रिलेटिव हो भी सकते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव नहीं भी हो सकते हैं। दोनों सिचुएशन में, चाहे वो रिलेटिव है या वो रिलेटिव नहीं है, दोनों सिचुएशन में डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट एज इट इज अप्लाई होगा। पॉइंट नंबर 4, एक्ट ऑफ गिविंग लोन और एडवांस is to be regarded as deemed dividend। तो जो लोन दिया, जो एडवांस दिया, उस एक्टिविटी को हम लोग डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। पॉइंट नंबर 5, वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड इज लोअर ऑफ, वैल्यू कितना होगा, डीम्ड डिविडेंड का वैल्यू कितना होगा? इट विल बी लोअर ऑफ, लोअर किसका? पॉइंट ए, अमाउंट ऑफ लोन या एडवांस। पॉइंट बी, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, इग्नोर कर देना। क्या इग्नोर करोगे आप? इग्नोर कर देना कैपिटलाइज प्रॉफिट्स। पॉइंट नंबर 6, टैक्सेबल किसके लिए होगा? डीम्ड डिविडेंड विल बी टैक्सेबल फॉर दैट शेयर होल्डर फॉर whose benefit amount of loan or advance has been used। जिसके बेनिफिट के लिए यूज हुआ, उसके लिए आपने इसे टैक्सेबल करना है, उस शेयर होल्डर के लिए आपने टैक्सेबल करना है। और टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस, एंड इट विल बी टैक्सेबल एज IOS, दैट इज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। तो ये बात तो हो गई हमारी। अच्छा, अब अगर आप हो गया, मतलब सब कुछ हो गया और मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कोई परेशानी आई होगी। एक बार मैं सारी चीज अगर आपको रिपीट कर दूं, जो मैंने पिछले 1 घंटे में, आधे घंटे में करवाया। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि भाई ये सीखो कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड होती है। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड होती है, उसकी डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 218 में, और मैंने आपको उसके A, B, C, D, E, F, G, H 8 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए। तो यहां तक कोई इशू नहीं है। फिर मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी आपको दिया, ये पॉइंट नंबर 5 से मैंने रिलेट किया, तो ये बात भी हमें समझ आ गई।
अब हम लोग डीम डिविडेंड कर रहे हैं सेक्शन 222E। 222E कहता है कि साहब ये कंसेप्ट उस कंपनी के लिए लगेगा जिसके अंदर पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। तो कंपनी पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, ये कैसे पता चलेगा? 218 देख लेना। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर 218 सेक्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, डिफॉल्ट हो रहा है, वो कंपनी ऐसी होगी जिसके लिए 222E अप्लाई होगा। अब 222E क्या कहता है? 222E कहता है कि साहब इसके अंदर 3 केसेस हैं। पहला केस है जहां पे कंपनी ने अपने किसी शेयर होल्डर को लोन दिया, एडवांस दिया। अब ये जो लोन और एडवांस का पैसा है उसको कंपेयर कर लेना एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स के साथ, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स को इग्नोर कर देना और लोन और एडवांस का पैसा टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए अंडर द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। केस 2 था कि जहां पे कंपनी ने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया, एडवांस दिया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर एक कॉमन पर्सन होगा, दैट मीन्स वो कॉमन पर्सन कंपनी में भी है और उस ऑर्गेनाइजेशन में भी है। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए था। साथ साथ में ध्यान रखना वो जो कॉमन पर्सन है उस कॉमन पर्सन का उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20% का इंटरेस्ट होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन लोन ले रही है। देने वाली की बात अभी तक मैंने नहीं करी आपके साथ। फिर तीसरे केस में मैंने कहा कि साहब कंपनी लोन दे रही है किसी थर्ड पार्टी को, किसी आउटसाइडर को। ये आउटसाइडर शेयर होल्डर का रिलेटिव भी हो सकता है, नॉन रिलेटिव भी हो सकता है। अगर ये लोन दिया गया है किसी आउटसाइडर को और वो लोन का पैसा यूज करे फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर, तब आप टैक्सेबल करेंगे फॉर द शेयर होल्डर एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। याद रखिएगा, आउटसाइडर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा जिसके बेनिफिट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये वाली कहानियां आप लोगों ने अच्छे से समझ ली हैं, लिख ली हैं। मेरे बेटा बहुत जरूरी एक दो बातें नोट्स बना के लिख देना। नोट 1, इन ऑल थ्री केसेस द शेयर होल्डर must hold minimum 10% of equity, minimum 10% of equity in the company, giving loan or advance। जो लोन या एडवांस दे रही है उस कंपनी के अंदर कम से कम 10% का शेयर होल्डिंग होनी चाहिए शेयर होल्डर के पास। अगर 10 से कम है तो डीम डिविडेंड अप्लाई नहीं होगा। लिख लो, इफ शेयर होल्डिंग इज लेस देन, if shareholding is less than 10%, then concept of deemed dividend will not be applicable। फिर वो अप्लाई नहीं होगा डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट अगर 10% से कम की होल्डिंग है। तो एक बड़ा जरूरी पॉइंट आपने लिखा। नोट्स का दूसरा पॉइंट लिखिएगा। नोट्स कर रहे हैं, नोट्स का ही दूसरा पॉइंट है। आपके मन में यह बात चल रही होगी, मैं आपको पहले ही से इसका जवाब देता हूं। कंसेप्ट ऑफ डीम्ड डिविडेंड विल अप्लाई whether or not amount of loan or advance is repaid। दैट मीन्स अगर लोन एडवांस का पैसा वापस भी कर दिया जाए तो भी कोई बात नहीं, तो भी डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट एज इट इज लागू होगा ही होगा। नो इश्यूज एट ऑल, बिल्कुल लगेगा। आप चाहे पैसा वापस हो लोन का या वो लोन का पैसा वापस ना हो। एक बात ये। तीसरी बात जो आपके मन में चल रही होगी,
concept of deemed dividend will apply whether or not any interest amount is involved. इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, दोनों सिचुएशंस में डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट एज इट इज लागू होगा ही होगा, कोई इश्यूज नहीं है उस केस में भी। पॉइंट नंबर 4, अब इसको ध्यान से लिखना। ओनली इन वन केस डीम्ड डिविडेंड विल नॉट अप्लाई। Only in one case deemed dividend will not apply. That is, when company giving loan or advance, has main object का मतलब हो गया main business, has main object, that is main business of lending money। तो कंपनी का काम ही है पैसा उधार पे देने का, लेंडिंग मनी का काम है। एंड कंपनी गिव्स लोन और एडवांस at the same rate of interest at which such loan or advance is given to जनरल पब्लिक। तो जितना जनरल पब्लिक से लोन और एडवांस की बात की जाती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना जनरल पब्लिक से ब्याज लिया जाता है लोन और एडवांस पे, अगर उतना ही शेयर होल्डर से ले रहे हो तो फिर डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन मान लो पब्लिक से लेते हो 18% का इंटरेस्ट और शेयर होल्डर से ले रहे हो 10% का इंटरेस्ट, तो दैट मींस जनरल पब्लिक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम चार्ज कर रहे हो। तो ऐसे केस में जितना भी लोन दिया वो सारा का सारा डीम्ड डिविडेंड बनेगा और सारा का सारा वो पैसा टैक्सेबल होगा। आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर भी कोई डाउट होना चाहिए। और अब एक आखिरी पॉइंट है, वो भी ध्यान से लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5, बी वेरी वेरी केयरफुल। आफ्टर गिविंग या आफ्टर deemed dividend, after taxing deemed dividend, when company gives actual dividend and shareholder gets his actual dividend, gets his actual dividend adjusted against amount of loan or advance, then such actual dividend will not be taxable for shareholder. It will not be taxable for shareholder. तो मैंने इस तरीके से आपको डीम्ड डिविडेंड के सारे कंसेप्ट लिखवा दिए हैं। हाँ, अब आपके मन में आएगा सर कुछ एग्जांपल्स हो जाते तो मजा आ जाता। तो आइए किताब में चलते हैं और किताब में एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। किताब के अंदर एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल्स किताब में से करते हैं, जल्दी से आपको सारी बातें फर्स्ट क्लास तरीके से समझ आ देंगी। आओ जी, ध्यान से करना एग्जांपल्स को ध्यान से करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। A Hindu undivided family
थ्रू इट्स कर्ता मिस्टर जे इज अ शेयर होल्डर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस लाइन को दोबारा पढ़िए और इस लाइन को एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, और 10 बार पढ़ने के बाद भी गलती हो तो भाई मेरे को फिर से फोन कीजिए। पढ़िए क्या कहता है। A Hindu undivided family through its कर्ता Mr. J is a shareholder in a private limited company। इसको पढ़ के क्या समझ आया कि शेयर होल्डर कौन है? पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। तीसरी बार पढ़ते हैं समझने की कोशिश करते थे हु इज द शेयर होल्डर। A Hindu undivided family through its कर्ता Mr. J is a shareholder in a private limited company। याद रखिएगा वर्ड लिखा हुआ है थ्रू। ध्यान देना, जब कभी भी कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी तो शेयर्स अलॉटमेंट तो किसी इंडिविजुअल के नाम पे ही होंगे ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिविजुअल तो है नहीं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे तो शेयर्स आएंगे नहीं। शेयर्स आएंगे किसी इंडिविजुअल के नाम पे और वो इंडिविजुअल होगा कर्ता। तो शेयर होल्डर जो होगा जिसका नाम लिखा होगा शेयर्स के ऊपर वो होगा मिस्टर जे। लेकिन एक्चुअल में शेयर्स किसके हैं? एक्चुअल में शेयर्स हैं एचयूएफ के। पैसा किसका इन्वेस्ट हुआ है? एचयूएफ का। हु इज द रियल ओनर? एचयूएफ। हु इज रिप्रेजेंटिंग द एचयूएफ? द शेयर होल्डर एचयूएफ इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द कर्ता मिस्टर जे। कर्ता इज नॉट अ शेयर होल्डर, एचयूएफ इज द शेयर होल्डर। आगे बढ़िए। A Hindu undivided family through its कर्ता Mr. J is a shareholder in a private limited company and holds 12% shares in the company। 12% है, that means 10% वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। Is holding 12% shares in the company and the company has an accumulated profit of 10 लाख रुपए। कंपनी के पास accumulated profit है 10 लाख रुपए के। The company gives loan of 2 लाख रुपए to Mr. J in his individual capacity। याद रखना, जे शेयर होल्डर नहीं है, जे एक आउटसाइडर है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आउटसाइडर को लोन दे रहे हैं तो केस 3 में आ रहा है। केस 3 में आ रहा है। एंड अ लोन ऑफ 3,50,000 रुपए टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ शेयर होल्डर है, तो एचयूएफ शेयर होल्डर है, इस वजह से 3.5 लाख रुपए का जो शेयर होल्डर एचयूएफ को लोन दिया गया है वो केस 1 में आ जाएगा। So loan to HUF is case 1, loan to J who is an outsider is case 3। एग्जामिनर कह रहा है डिस्कस द टैक्स एप्लीकेशन। बड़ा आसान है। आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 10 लाख, लोन का अमाउंट है 3.5 लाख। 10 लाख और 3.5 लाख का लोअर अमाउंट हो गया 3.5 लाख। 3,50,000 रुपए विल बी टैक्सेबल फॉर द शेयर होल्डर HUF ऑन द स्लैब बेसिस अंडर द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो 2 लाख का पैसा जे को मिला है, जो आउटसाइडर है, उसका क्या करें? अगर तो जे बीइंग एन आउटसाइडर ये 2 लाख का पैसा यूज करता है फॉर द शेयर होल्डर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर हो, रिलेटिव हो ना हो, एचयूएफ हो या कोई और शेयर होल्डर हो, तो ये पैसा फिर उस शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा जिसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया गया। और मान लीजिए जे अगर अपने लिए ही उस पैसे को इस्तेमाल करता है, तो अगर जे अपने लिए उस पैसे को इस्तेमाल करता है फिर देयर विल बी नो टैक्स ट्रीटमेंट बिकॉज जे इज नॉट अ शेयर होल्डर। अगला देखिएगा, आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। डिस्कस द टैक्स एप्लीकेशन फ्रॉम द डाटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जीजीसी लिमिटेड। आपको इक्विटी कैपिटल दे रखा है 2 लाख का, जिसके अंदर बोनस है 50,000 के, रिजर्व से सरप्लस है 2 लाख का, टोटल आया 4 लाख रुपए, कैश है 375 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 25,000, टोटल आ गया 4 लाख रुपए। द कंपनी इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब एक प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, एंड इट गिव्स अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज टू अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स 13% शेयर्स इन द कंपनी। तो कंपनी के अंदर 13% शेयर्स है, 10% की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आपने यहां पे ये चेक करना है कि क्या ये डीम्ड डिविडेंड होगा या नहीं होगा। आंसर इज यस। द अमाउंट ऑफ लोन दैट इज 3 लाख रुपीज, अमाउंट ऑफ लोन दैट इज 3 लाख रुपीज। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? ध्यान देना, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? रिजर्व्स एंड सरप्लस है 2 लाख ये वाला, माइनस ये 25,000। डेबिट बैलेंस भी तो है, उससे भी तो एडजस्ट करोगे,
तो 2 लाख माइनस 25,000 इज इक्वल टू 175. 175 और 3 lakhs का लोअर इज 175. 175 will be taxable. 175 will be taxable for the shareholder जिसको ये पैसा लोन का मिल रहा है. एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का 50,000 रुपए आपने कंसिडर नहीं करना, आपने उसे इग्नोर कर देना है 222E में. अगला क्वेश्चन देखिएगा 157 नंबर जो दिया हुआ है. मैंने कहा मिस्टर जे होल्ड्स 11% शेयर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड विच हैज एन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपए. अगेन 11% शेयर्स हैं, 10% वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दैट इज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड. एक्युमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख रुपए का एज ऑन जनवरी 21. Mr. J is also a partner in a partnership firm in which the profit sharing ratio is 25%. A Private Limited gives a loan of 2 lakh रुपए to Messrs. XYZ and also a loan of 50,000 रुपए to Mr. J. Discuss the tax treatment. याद रखिएगा, there is a case of this is an example of a case number 2 where there is a common person between the company giving the loan and the organization taking the loan. And that common person is Mr. A. That common person Mr. A है ना, J है, कौन है? J है, A है, J. वो जो J है उसके पास कंपनी के अंदर होने चाहिए कम से कम 10% के शेयर्स, जो कि है, और साथ साथ में उस J के पास उस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम 20% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इक्विटी होना चाहिए, वो भी है. तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे केस 2 अप्लाई हो रहा है. लोन का पैसा टैक्सेबल होगा किसके लिए? जिसको लोन मिला, ऑर्गेनाइजेशन को लोन मिला, XYZ ऑर्गेनाइजेशन को लोन मिला, लोन का पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टैक्सेबल होगा. और दूसरा, मिस्टर जे को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में 50,000 रुपए मिला, वो 50,000 रुपए मिस्टर जे के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्सेबल हो जाएगा. और इस प्रकार से बेटा मैंने आपको कुछ और अच्छे बढ़िया एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. एक बार आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए, एक बार आप ये 160 नंबर वाला एग्जाम्पल देखिए. यू विल रियली एंजॉय दिस. देखो क्या कहता है, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग. तो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेन बिजनेस है मनी लेंडिंग का. द कंपनी हैज एन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज एज ऑन 1st of April 2020. It gives a loan of 1 lakh rupees to a shareholder who is holding 15% shares in the company. तो 10% होने चाहिए, 15 है, कंडीशन पूरी हो रही है. एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है 2 लाख का, लोन दिया 1 लाख का, दोनों में से लोअर अमाउंट आता है 1 लाख रुपए. याद रखना है 1 लाख. आगे बढ़िए. कंपनी ने ये लोन दिया एट नो इंटरेस्ट, दैट मींस इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया. कंपनी का मेन बिजनेस मनी लेंडिंग का है. अगर मनी लेंडिंग का केस होगा तो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे अगर लोन उस रेट पे दिया जिस रेट पे जनरल पब्लिक को देते हैं. जनरल पब्लिक को कितने का देते हैं पता नहीं, कितने का देते हैं, लेकिन इसको इंटरेस्ट फ्री दे दिया. भाई पब्लिक को इंटरेस्ट फ्री लोन तो नहीं देते होगे ना, पब्लिक से कुछ तो चार्ज करते होगे. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज लेस देन द इंटरेस्ट रेट चार्ज फ्रॉम द जनरल पब्लिक. तो ये 2 लाख रुपए का पैसा, ना सॉरी 1 लाख का पैसा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए. सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज किया है 4%, लेकिन जनरली नॉर्मली बाकी बॉरोवर से चार्ज किया जाता है 18%. बाकी लोगों से लेते हैं 18, इससे ले लिया 4. दैट मीन्स जनरल पब्लिक से जो लेते हैं उससे कम लिया, अगेन एग्जेम्प्ट होगा, सॉरी अगेन टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का पैसा. इससे भी लिया 18%, जनरल पब्लिक से भी लेते हैं 18%. पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है. तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में? नथिंग इज टू बी टैक्स फॉर द शेयर होल्डर बिकॉज नाउ द लोन इज बीइंग गिवन एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, at the same rate of interest at which the loan is offered to the general public. आओ मेरे बेटा, डीम्ड डिविडेंड हमने कंप्लीट किया.